गीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर थर्ड में फेज रूल पढ़ेंगे। आज हम हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। द्रवों में गैसों का विलयन हेनरी लॉ के द्वारा रेगुलेट होता है। हम कुछ दैनिक जीवन के उदाहरण देखें तो हमें द्रवों में गैसों का विलयन आसानी से समझ में आ सकता है। जब हम सोडा वाटर या किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से बुलबुले के साथ गैस निकलती है। कभी कभी तो यह गैस इतनी तेजी से निकलती है कि उसके साथ थोड़ा पेय पदार्थ भी बाहर आ जाता है। सोडा वाटर को या शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक बनाने में उच्च दाब पर CO2 गैस को जल में घोला जाता है। बोतल के खुलने पर भीतर के उच्च दाब के वायुमंडलीय दाब के संपर्क में आते ही अतिरिक्त गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। दूसरा उदाहरण है कि यदि सामान्य नल के जल को पिए तो जल स्वादहीन होने के उपरांत भी कुछ स्वाद देता है, लेकिन इसी जल को यदि हम उबाल कर फिर ठंडा करें और पिएं तो जल में वह स्वाद नहीं आता है। कारण यह है कि साधारण जल में वायु घुली रहती है, जिसके कारण जल में कुछ स्वाद आता है, लेकिन जब हम जल को उबालते हैं तो घुली हुई वायु निकल जाती है और हमें जल स्वादहीन लगता है। कई जलीय जीव जंतु होते हैं जो जल में गहरे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जीव जंतु उसी वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जो जल में घुली हुई रहती है। तो ये उदाहरण है, ये सिद्ध करते हैं कि गैस द्रवों में विलयशील हो सकती है। वस्तुतः समस्त गैसें किसी न किसी विलायक में विलयशील होती हैं। द्रवों में गैसों की विलयता को सामान्यतः अवशोषण गुणांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं और इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। सामान्य प्रायोगिक परिस्थितियों के ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर एक इकाई आयतन विलायक द्वारा अवशोषित किए हुए गैस के आयतन को एनटीपी पर परिवर्तित करने में जो आयतन प्राप्त होता है वह उस गैस का अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है। गैसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है गैस एवं विलायक की प्रकृति। जो गैस द्रव विलायकों के साथ क्रिया करती हैं और आयन बनाती हैं वे अत्यंत विलयशील होती हैं। उदाहरण के तौर पर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि गैसें जल से क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। अतः ये सब गैसें जल में अत्यधिक विलयशील होती हैं। लेकिन ये सब गैसें बेंजीन में विलयशील नहीं होंगी, क्योंकि बेंजीन के साथ ये उपयुक्त प्रकार से क्रिया करके आयन नहीं बनाती है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनिक अम्ल बनाता है और H आयन और कार्बोनेट आयन देता है। अन्य गैसों की विलयता उनके द्रवित होने की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जो गैस शीघ्र द्रवित होने वाली होती है उनकी विलयता अधिक होती है। इसके विपरीत जो मुश्किल से द्रवित होती है उनकी विलयता कम होती है। अतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम आदि की विलयता अत्यंत कम होती है। तो जो गैस है ये द्रवित जो आसानी से होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से द्रवित होती है तो उसकी विलयता
जल में या अल्कोहल में ज़्यादा होती है, और जो आसानी से द्रवित नहीं होती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, तो इनकी विलेयता कम होती है। गैसों की विलेयता को प्रति मोल पर लीटर में प्रदर्शित किया जाता है, और इसके लिए अवशोषण गुणांक में 22.4 का भाग दिया जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या ताप का प्रभाव। तापक्रम बढ़ाने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है। हम देखते हैं कि यदि किसी पात्र में जल को गर्म किया जाता है तो उसमें घुली हुई वायु नन्हे नन्हे बुलबुलों के रूप में पात्र की दीवार पर एकत्रित हो जाती है। वह सतह से निकलती भी जाती है। अतः घुली हुई गैसों से मुक्त करने के लिए द्रवों को उबालना ही पर्याप्त होता है। यह विधि केवल सांद्र HCl पर लागू नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह पूरा विलयन एक निश्चित संगठन वाले यौगिक की भांति व्यवहार करता है, और उबालने पर भी उसका संगठन निश्चित होता है। इस सारणी में विभिन्न तापमानों व एक वायुमंडलीय दाब पर कुछ गैसों के जल में अवशोषण गुणांक का मान दिया है। तो अमोनिया का 0 डिग्री पर 1300 है, और वही अवशोषण गुणांक 20 डिग्री पर 710 हो जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड का 506 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 20 डिग्री पर 442 हो जाता है। इफेक्ट ऑफ डिसॉल्व इम्प्योरिटी। विलयनों में घुली हुई अशुद्धियों पर भी गैस की विलेयता निर्भर करती है। गैसों की विलेयता पर कुछ घुली हुई अशुद्धियों का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शुद्ध जल में हम की अपेक्षा अगर KCl अथवा Na2SO4 सोडियम सल्फेट विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कम हो जाती है। कि इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि यदि किसी सोडा वाटर अथवा कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक की बोतल में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो झाग बोतल से बाहर निकलने लगते हैं। जब भी कोई आयनिक यौगिक जल में डाला जाता है तो उसमें आयन एक दूसरे से पृथक होकर विलयन में फैल जाते हैं और जल अणुओं द्वारा जल योजित हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि विलायक जल में एक बड़ा भाग इसमें प्रयुक्त हो जाएगा, जो गैस को घोलने के लिए उपलब्ध जल अणुओं की संख्या में कमी हो जाएगी और अतिरिक्त गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाएगी। गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाने वाला नियम हेनरी का नियम है। गैसों की प्रकृति व अन्य कई गुणों की भांति इसकी विलेयता भी दाब से अत्यधिक प्रभावित होती है। इसको सर्वप्रथम विलियम हेनरी ने 1803 में देखा था। दाब के प्रभाव का अध्ययन किया और उसमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया, जिसे हम उन्हीं के नाम से हेनरी के नियम कहते हैं, जो कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। The amount of dissolved gas in a liquid is proportional to its partial pressure above the liquid at constant temperature. जब किसी द्रव में कोई गैस घुली हुई होती है तो वह सतह की गैस के साथ साम्य में रहती है। तो गैस जो विलायक में घुली हुई है वो जो सतह में उपस्थित गैस के साथ साम्यावस्था में रहती है। यदि विलायक
में एक से अधिक गैसें घुली हुई हो तो उसमें से प्रत्येक गैस की घुली हुई मात्रा उस गैस के आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर के समानुपाती होती है। तो इसको हम गणितीय रूप में m इज प्रोपोर्शनल टू p अथवा m इज इक्वल टू kp के द्वारा या m अपॉन p इज इक्वल टू k के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर m विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई उस गैस की मात्रा, p उस गैस का दाब और k एक स्थिरांक है जिसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। यदि हेनरी का नियम सही है तो किसी दाब पर गैस की विलेयता और उसके दाब के मध्य का वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होना चाहिए जो मूल बिंदु से प्रारंभ हो। हेनरी के नियम को आयतन के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है कि माना कि स्थिर ताप पर किसी गैस के m ग्राम जो कि v आयतन घेरते हैं किसी विलायक के दिए गए आयतन में घुले हुए हैं जब साम्यावस्था पर गैस का दाब P हो। आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV इज इक्वल टू nRT होता है। PV इज इक्वल टू m अपॉन W RT या V इज इक्वल टू m अपॉन P इंटू RT अपॉन W। और यदि ताप स्थिर हो क्योंकि m अपॉन P R और W सभी स्थिरांक हैं इसलिए V भी एक स्थिरांक होगा। अतः हेनरी का नियम को हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि दिए गए तापमान पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई गैस का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता है। हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। जब हम कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक अथवा सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं तो गैस के बुलबुले बाहर निकलते हैं। जब बोतल बंद होती है तो CO2 का आंशिक दाब उच्च होता है अतः गैस की विलेयता भी उच्च होती है और वह अधिक मात्रा में घुली रहती है। लेकिन हम जो ही बोतल खोलते हैं बोतल के भीतर वायु प्रवेश करती है और CO2 का आंशिक दाब घट जाता है जिसके कारण CO2 की विलेयता कम हो जाती है और जो अतिरिक्त घुली हुई CO2 है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हेनरी लॉ। प्रयोगशाला में गैसों की विलेयता ज्ञात करने की कई विधियां हैं। उनमें से किसी भी एक विधि द्वारा हम एक निश्चित तापमान पर विलायक के एक निश्चित आयतन में भिन्न भिन्न दाब पर गैस की घुली हुई मात्रा नोट कर लेते हैं और फिर m अपॉन P का अनुपात परिकलित कर लेते हैं। हेनरी के नियमानुसार यह एक स्थिरांक होना चाहिए। अब हम लेंगे इसके हेनरी के नियम के एप्लीकेशन क्या है। तो पहला एप्लीकेशन है विलयनों को घुली हुई गैस से मुक्त कराना, टू मेक द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम डिसॉल्व्ड गैस। इसका उपयोग करके हम किसी विलयन में उसमें घुली हुई गैस से मुक्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अमोनिया को एक जलीय विलयन है। यदि इसमें से हम नाइट्रोजन गैस को बुलबुलों के रूप में प्रवाहित करें तो वह विलयन अमोनिया से मुक्त हो जाता है क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस का एक बुलबुला विलयन में होता है तो उस बुलबुले में अमोनिया गैस का आंशिक दाब शून्य हो जाता है और उसके संपर्क में
वाले विलयन में अमोनिया की विलेयता शून्य हो जाएगी। विलयन में घुली हुई अमोनिया भी नाइट्रोजन के बुलबुलों के साथ बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार विलयन अमोनिया से मुक्त हो जाएगा। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो वो भी हेनरी के नियम का पालन करता है। श्वसन क्रिया जीवन का एक प्रमुख लक्षण है जिसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड त्यागते हैं। श्वसन द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है जो विभिन्न जीवों की विभिन्न विधियों द्वारा कोशिका में पहुंचती है। कोशिकाओं में विभिन्न ऑक्सीकरण क्रियाएं संपन्न होती है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है जो विभिन्न जैविक कार्यों में प्रयुक्त होती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनता है। इस प्रकार श्वसन क्रिया के अंत में जीव कार्बन डाइऑक्साइड व जल वाष्प को त्याग देते हैं। केवल बाह्य श्वसन ही नहीं, शरीर के भीतर के कोशिकीय श्वसन में भी हेनरी के नियम का पालन होता है। अब इस हेनरी के नियम में की सीमाएं या लिमिटेशन क्या है? अधिकांश गैसों के लिए हेनरी का नियम का पालन होता है। गैसों की विलेयता व दाब में जो संबंध है वो एक सरल रेखा के रूप में होता है जो इस डायग्राम में दिया है और ये 0 डिग्री से ओरिजिनेट होता है। अमोनिया लेकिन हेनरी के नियम का पालन सदैव नहीं होता है। ये इसमें डेविएशन कब होता है कि जब तापमान अत्यधिक कम हो, जब दाब अत्यधिक उच्च हो और जब गैस विलायक के साथ रासायनिक क्रिया करके अथवा विलयन में वह गैस संयोजित या वियोजित हो रही है तो वो गैस हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि अधिकांश गैस हेनरी के नियम का पालन करती है।